मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं दिलीप शर्मा ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे एनिमल हस्बेंड्री में फर्स्ट चैप्टर मेथड ऑफ मिल्किंग, दूध दोहन की विधियों के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही दूसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क। इससे भी कम से कम 2 क्वेश्चन तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क, दूध का संगठन। दूध का संगठन में फर्स्टली आपको दिखाई दे रहा है दूध। आपने डेफिनेशन देखा होगा कि स्तनधारी मादाओं से मतलब प्राप्त जो तरल पदार्थ है, साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करेंगे तो वह तरल पदार्थ, ओके, वह तरल पदार्थ जिसमें वसा 3.25% हो और वसा रहित ठोस की बात करेंगे, सॉलिड नॉट फेट, तो 3.25% वसा और 8.5% वसा रहित ठोस हो, उसे हम क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। मिल्क का डेफिनेशन समझ में आया कि वह तरल पदार्थ जिसमें 3.25% वसा तथा 8.5% वसा रहित ठोस हो, उसे हम क्या कहते हैं? दूध कहते हैं, मिल्क कहते हैं। ठीक है, स्तनधारी मादाओं से प्राप्त वह तरल पदार्थ जिसमें 3.25% वसा हो, 8.5% वसा रहित ठोस हो, उसे हम क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। दूध कब प्राप्त होता है? याद रखिएगा, बछड़े के जन्म के मैंने 3 से 6 दिन तक कोलेस्ट्रम बताया था, तो बछड़े के जन्म से 5 दिन बाद तथा जन्म के 15 दिन पहले। ओके, दूध कब प्राप्त होता है? दूध के यदि गाय से हम बात करेंगे तो बछड़े के जन्म के कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। कोलेस्ट्रम की बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब बछड़ा जन्म लेता है तो 3 से 6 दिन की अवधि में जो दूध की मात्रा जो प्राप्त होता है उसे हम खीस कहते हैं। पूछा भी गया है कि गाय के किसी भी गौवंशी के बछड़े के जन्म के बाद जो दूध प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। खीस को ही क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो बछड़े के जन्म के 5 दिन बाद से लेकर बछड़े के जन्म के 15 दिन पहले तक दूध प्राप्त किया जाता है। ओके, क्लियर हुआ? यदि हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2024 में 110% यहां से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। क्लियर? याद रखिएगा, दूध में यदि जल की मात्रा, नमी की बात करेंगे तो दूध में जल की मात्रा होता है 87.5%। दूध में लैक्टोज की बात करेंगे तो 4.7 से 4.9% तक पाया जाता है। यदि प्रोटीन की बात करेंगे तो 2.7 से 3% तक पाया जाता है। वसा की बात करेंगे तो 3.25% तक पाया जाता है। खनिज की जो मात्रा है वो 0.7 से 0.8% तक उपस्थित होता है। एल्बुमिन की बात करेंगे तो 0.5%, ग्लोबुमिन की बात करेंगे तो 0.1%। ये कॉम्पोजिशन ऑफ, याद रखिएगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि बोर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ इसलिए लिखा हुआ है ताकि समय की बचत हो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ज्यादा लंबा वीडियो कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा, दूध में जल की मात्रा 87.5% होता है। यदि लैक्टोज की बात करेंगे तो 4.7 से 4.9% होता है। क्लियर? यदि प्रोटीन की बात करेंगे तो 2.7 से 3% तक उपस्थित होता है। वसा की बात करेंगे तो 3.25% तक। खनिज की बात करेंगे तो 0.7 से 0.8% तक पाया जाता है। एल्बुमिन की बात करेंगे तो 0.5% और ग्लोबुमिन की बात करेंगे तो 0.1% तक उपस्थित होता है। अच्छा, इस साल पीएटी एग्जाम में क्वेश्चन और देखा गया कि जो दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का पीएच मान याद रखिएगा, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर क्या जाता है? 6.6, लेकिन औसत की बात करेंगे तो 6.4 से 6.6 होता है। अच्छा,
यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि दूध का प्रकृति क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो उदासीन का जो पीएच वैल्यू है न्यूट्रल का वो 7 है, एसिडिक का 7 से कम होता है और बेस का 7 से ज्यादा। यदि इस बेस पर बात करेंगे तो दूध का प्रकृति कैसा होता है, दूध अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का, जिसका पीएच मान होता है 6.4 से 6.6। बहुत ही बार 4 से 5 बार कम से कम पीएटी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दूध में क्या चीज अनुपस्थित होता है, तो दूध में आयरन तत्व की कमी या आयरन की अनुपस्थिति पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, दूध में आयरन तत्व अनुपस्थित होता है। क्लियर हुआ प्यारे? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि सर्वाधिक वसा प्रतिशत किसके दूध में पाया जाता है, तो आंसर लगाइएगा भेड़ के दूध में 8.6% तक पाया जाता है। यदि भेड़ ऑप्शन में ना हो तो आंसर लगाएंगे भैंस, जिसमें 6.6% तक वसा पाया जाता है। नेक्स्ट वन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसके दूध में पाया जाता है, तो आंसर लगाएंगे भेड़। यदि भेड़ ऑप्शन पे ना दिखाई दे तो आंसर लगाएंगे भैंस, क्योंकि भेड़ के दूध में होता है 6.7%, भैंस के दूध में 4% तक पाया जाता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगाएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा। तो सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा इंसानी मादा में पाया जाता है 6.8% तक। ये मेरे खुद के प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। यदि भैंस की बात करेंगे तो 5.2% तक उपस्थित होता है। मेरे हिसाब से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है। आप सभी को पता है कि दूध में औसत जो दूध का डेफिनेशन मैंने जो बताया उसमें जल की मात्रा 87% तक पाया जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन भी है, सर्वाधिक नमी की मात्रा या सर्वाधिक जल की मात्रा किसके दूध में पाया जाता है, तब आंसर लगेगा गाय। गाय के दूध में नमी की मात्रा सर्वाधिक 86 से 87% तक होता है। दूसरे नंबर पे भैंस की बात करेंगे तो 84% तक पाया जाता है, 84% तक उपस्थित होता है। क्लियर हुआ? ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में पूछा जाएगा। कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो आपको बता ही चुका हूं, और नहीं तो एक बार और सुन सकते हैं कि दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को, दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, केसिन। क्या कहते हैं, केसिन। ठीक है, क्लियर हो यहां पे? यदि खनिज की बात करें, एल्बुमिन और ग्लोबुमिन की बात करें, तो इसके बारे में अलग से डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके सभी कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे पॉइंट टू पॉइंट अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थियों, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिल्क कॉम्पोजिशन है, दूध संगठक है, वो वसा है। वसा से रिलेटेड, फैट से रिलेटेड जितने भी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो फर्स्टली जो कंपोनेंट या कंपोजिशन की बात करेंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वसा है। आइए देखते हैं वसा से रिलेटेड जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्टली हम बात करेंगे जैसे वसा, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम बात करेंगे दूध में, यदि दूध में किसी भी पात्र में दूध को गर्म करने के बाद रखते हैं तो दूध के जो ऊपरी सतह पर जो परत के रूप में, मलाई के रूप में जो दिखाई देता है उसे हम वसा कहते हैं, और वसा का बहुत ही ज्यादा वैल्यू होता है। ठीक है, वैल्यू की बात करेंगे, यदि सबसे ज्यादा वैल्यूबल जो पार्ट जो होता है या कॉम्पोजिशन होता है तो वो कौन सा है, वसा है। आइए उसी वसा के बारे में, फैट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वसा फर्स्टली बात करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम पीएटी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि दूध में जो वसा है वो किस रूप में पाया जाता है। जो मिल्क फैट है, दूध में जो वसा है वो पायस के रूप में, इमल्सन के रूप में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है, घुलनशील अवस्था में पाया जा चुका है। जैसे कॉम्पोजिशन में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो प्रोटीन है, केसिन है, क्या है, केसिन है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन ही है जो कलिल कोलाइडल अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी कंपोनेंट पायस या इमल्सन के रूप में पाया जाता है। तो दूध में जो वसा है, दूध में वसा पायस या इमल्सन के रूप में पाया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, फिर से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पायस या इमल्सन समझ गए, दूध में जो वसा है वो इमल्सन घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करेंगे, वसा गोलिकाओं का आकार, साइज ऑफ फैट ग्रेन्युल्स।
तो वसा गोलिकाओं का आकार, जो वसा का जो साइज होता है वो 2.5 माइक्रोन होता है। वसा गोलिकाओं का जो साइज होता है कितना होता है, 2.5 माइक्रोन होता है। लेकिन गाय के दूध में 2.5 to 3 माइक्रोन, 2.5 से 3 माइक्रोन होता है, जो भैंस के दूध में 5 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वसा गोलिकाओं का जो आकार है वो भैंस के दूध में ज्यादा होता है और गाय के दूध में कम। हम ऐसा कह भी सकते हैं कि जो वसा की प्रतिशत मात्रा है वो भैंस के दूध में ज्यादा पाया जाता है और गाय के दूध में कम। यदि कॉन्सेप्ट बेस यदि क्वेश्चन पूछे कि वसा का प्रतिशत किसके दूध में अधिक होता है, तो भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत अधिक होता है गाय के दूध की अपेक्षा। क्लियर हुआ? द नेक्स्ट वन बात करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार देंगे। यह सर्वाधिक परिवर्तनशील संगठक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया है कि सर्वाधिक परिवर्तनशील संगठक किसे कहते हैं। तो सबसे ज्यादा परिवर्तनशील जो संगठक होता है वो कौन सा है? मिल्क फैट है, दुग्ध वसा है। क्लियर? देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक ऊर्जामान। फैट का जो क्लोरोफिक वैल्यू है सबसे मैक्सिमम होता है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जामान, सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वो प्राप्त होता है वसा से। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक ऊर्जामान किसका होता है? वसा का। हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू की बात करेंगे, ऑप्शन पे शो करेगा कि सबसे ज्यादा ऊर्जामान किसका होता है? प्रोटीन का होता है कि वसा का होता है कि कार्बोहाइड्रेट का होता है कि मिनरल्स खनिज का होता है? तब आप आंसर करेंगे क्या? वसा का होता है। ठीक है। देन अभी पीएटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध का मूल्य या कीमत किसके द्वारा लगाया जाता है? दूध का कीमत का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो मैंने कहा कि हाईली जो वैल्यूएबल जो प्रोडक्ट है या कॉम्पोजिशन है दूध का, वो कौन सा है? वसा है। तो याद रखिएगा, दूध का मूल्य या कीमत का अनुमान इसी के द्वारा लगाया जाता है, अर्थात वसा के माध्यम से दूध के मूल्य का अनुमान लगाया जाता है या फिर आकलन किया जाता है। क्लियर हुआ? ओके। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है या फिर सर्वाधिक ऊर्जामान किसका होता है, ये दोनों कंडीशन पे आप आंसर क्या करेंगे? वसा। ठीक है। तो 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो 9.3 कैलोरी। याद रखिएगा, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमारे जमाने में बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन अभी भी पूछा गया है, खैर 22-23 और 23-24 में नहीं आया है। वसा में डाई एसिटिलीन पाया जाता है। वसा में क्या पाया जाता है? डाई एसिटिलीन पाया जाता है। तो यहां पे मैं पहले से यहां पे लिख दिया हूं, डाई एसिटिलीन की उपस्थिति होता है जो साइट्रेट के टूटने से बनता है। किसके टूटने से बनता है? साइट्रेट के टूटने से। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, दही, घी, मक्खन भी लिख सकते हैं, मक्खन। तो दही, घी, मक्खन में सुगंध की बात करेंगे, सुगंध या गंध की बात करेंगे। तो दही, घी, मक्खन में सुगंध के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो डाई एसिटाइल। वैसे तो डाई एसिटिलीन है, ऑप्शन में क्या शो करेगा? डाई एसिटाइल। तो दही, घी, मक्खन में सुगंध के लिए जिम्मेदार कौन होता है? डाई एसिटाइल। इसी कारण कहते हैं घी में सुगंध, तो घी में सुगंध के लिए डाई एसिटाइल जिम्मेदार होता है। तो मैंने यहां पे कहा डाई एसिटाइल की उपस्थिति होता है जो साइट्रेट के टूटने से बनता है, जो दही, घी, मक्खन में सुगंध के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, दूध में जो लाइपेज एंजाइम उपस्थित होता है, तो दूध में जो लाइपेज एंजाइम उपस्थित होता है वो जल अपघटन की प्रक्रिया करके, दूध में क्या, दुग्ध वसा में क्या, लाइपेज एंजाइम जो उपस्थित होता है वो जल अपघटन की अपक्रिया करके किसका निर्माण करता है? वसी अम्ल का निर्माण करता है, फैटी एसिड का निर्माण करता है। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि दुग्ध की दुर्वासिता के लिए, जो किसके लिए? रेंसिडेंट बोलते हैं जिसको, रेंसिडेंटी। तो दुर्वासिता के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो दुर्वासिता के लिए जिम्मेदार होता है कौन सा? वसी अम्ल। क्लियर? याद रखिएगा, दूध में जो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो जल अपघटन की अपक्रिया कर किसका निर्माण करता है? फैटी एसिड का, जो दुर्वासिता के लिए जिम्मेदार होता है। यदि गुण की बात करेंगे, फैट का जो क्वालिटी की बात करेंगे, तो जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर डिस्कस करूंगा।
यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि दुग्ध वसा का पाचकता गुणांक कितना होता है, डाइजेस्टिव कोफिशिएंट कितना होता है, तो आंसर लगाएंगे 99%। रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे, अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 0.91 से 0.93। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार लगाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट, दुग्ध वसा का द्रवणांक, विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ बॉइलिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ मिल्क फैट, तब आंसर करेंगे 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा जी, दूध का द्रवणांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है दुग्ध वसा का, तब आंसर करेंगे 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। एक होता है सैफनिफिकेशन वैल्यू, तो सैफनिफिकेशन वैल्यू की बात करेंगे, साबुनीकरण मान की बात करेंगे तो 210 से 235 होता है। क्या होता है, जब दुग्ध वसा को हम गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें फोमी सिक्रेशन होता है, झाग उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं साबुनीकरण मान। तो साबुनीकरण मान कितना होता है, 210 से 235। देन लास्ट में याद रखिएगा आयोडीन वैल्यू, कि दुग्ध वसा का आयोडीन मान कितना होता है, तो प्यारे बच्चों आंसर करेंगे 25 to 35। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। मैं आपको बता दिया भाई कि दुग्ध वसा से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा मिल्क कॉम्पोजिशन से। तो यहां पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दुग्ध वसा पायस या इमल्सन के रूप में पाया जाता है, दुग्ध वसा का स्वार्थिक ऊर्जा मान होता है, दूध की कीमत या मूल्य का अनुमान वसा के द्वारा ही लगाया जाता है। क्लियर हुआ। इसके बाद मैं लैक्टोज और प्रोटीन के बारे में डिस्कस करूंगा। पोजीशन है लैक्टोज, दूध का जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट संगठक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसमें पॉइंट की। तो लैक्टोज में क्या है, यह पायस या सत्य घोल के रूप में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो है, केसिन जो है, वही कोलाइडल फॉर्म में पाया जाता है, बाकी जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन वो इमल्सन के रूप में या फिर पायस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि दूध में लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है, दूध में लैक्टोज पायस, सत्य घोल, जिसको हम इमल्सन या घुलनशील अवस्था भी कह सकते हैं, घुलनशील रूप में पाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि लैक्टोज क्या है, मतलब दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। तो दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है भाई, लैक्टोज। यह दूध में पाए जाने वाला एक कार्बोहाइड्रेट है जो किस टाइप का शुगर है, क्या वो मोनोसेकेराइड है, क्या वो डाइसेकेराइड है, तो वो क्या है, वो एक डाइसेकेराइड टाइप का क्या है, शुगर है। तो डाइसेकेराइड मींस इसमें दो शुगर है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना है। ठीक है, तो लैक्टोज, दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो एक डाइसेकेराइड शुगर है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना हुआ है। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन कम से कम पीएटी में 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन कि दूध में मीठापन के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है। तो दूध में मीठापन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो लैक्टोज है। तो नेक्स्ट वन जो पॉइंट है मेरा, दूध में मीठापन के लिए जिम्मेदार होता है, तो आंसर लगाइएगा क्या, लैक्टोज। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ आपको पता है दूध से दही, दही से मक्खन, मतलब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, दही का बनना मतलब किण्वन की प्रक्रिया। तो दूध में जो किण्वन की प्रक्रिया है, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, तो किण्वन की प्रक्रिया के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन सा है, लैक्टोज है। तो याद रखिएगा, दूध में किण्वन की प्रक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर लगाइएगा लैक्टोज। एग्जाम में फिर से पूछा गया क्वेश्चन, मैं उसी पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं जो एग्जाम पे पूछा गया है कि लैक्टोज में उपस्थित जीवाणु कौन से हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लिया था ऑल ऑफ दिस। ओके, याद रखिएगा, लैक्टोज में उपस्थित जीवाणु बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए पे था स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ऑप्शन बी पे था स्ट्रेप्टोकोकस सेमिमारिस, ऑप्शन सी पे था बेसिलस लैक्टिस। देन आंसर लिया गया था क्या, ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, दही के निर्माण के लिए, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के लिए तीनों बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि क्वेश्चन की बात करें, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करने वाले जीवाणु कौन से हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करने वाले जीवाणु कौन से हैं, तब आंसर दीजिएगा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस सेमिमारिस, बेसिलस लैक्टिस। ठीक है, तो ये हुआ लैक्टोज से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादातर एग्जाम में जो रिपीट हुआ क्वेश्चन ये है कि दूध में जो लैक्टोज होता है वो पायस के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट वन, दूध में मीठापन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, लैक्टोज। क्लियर हुआ। दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, लैक्टोज। क्लियर हुआ।
और नेक्स्ट मैं बता ही चुका हूं, ये कार्बोहाइड्रेट है तो किस तरीके से है, डाइसेकेराइड है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉम्पोजिशन है वो है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार। पहले ही 2 से 3 बार मैं बता चुका हूं कि दूध में जो प्रोटीन है वो कोलाइडल या कलील के रूप में पाया जाता है। बाकी सभी जो कॉम्पोजिशन है वो पायस, इमल्सन या सत्य घोल के रूप में पाया जाता है। तो दूध में प्रोटीन कौन से फॉर्म में पाया जाता है भाई, कोलाइडल व कलील के रूप में पाया जाता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, केसीन। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया क्या, कि दूध के कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं भाई, लैक्टोज। तो वैसे ही दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को, दुग्ध प्रोटीन को केसीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, परसेंटेज की बात करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता दिया, 2.7 तो 3%, 2.7 से 3% तक केसीन पाया जाता है। बहुत ही पुराना क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में दिखाई देता है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण से होता है, तो जो दूध का सफेद रंग है वो केसीन के कारण होता है, तथा दूध का हल्का पीला रंग वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। क्लियर, दूध का जो सफेद रंग है वो किसके कारण से होता है, केसीन के कारण से, और दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। याद रखिएगा, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भैंस का दूध होता है उसमें केसीन की अधिकता होती है। केसीन मतलब भैंस का दूध सफेद होता है, तो यदि एग्जाम में पूछे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कि केसीन की अधिकता किसके दूध में अधिक होती है, तो आंसर क्या लगाएंगे, भैंस। देन बीटा कैरोटीन की अधिकता किसके दूध में अधिक होती है, तो आंसर लगाएंगे गाय, क्योंकि गाय के जो दूध का रंग होता है वो हल्का पीला होता है जो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, और भैंस का दूध सफेद होता है जो केसीन की उपस्थिति के कारण होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस तथा 20 प्रकार का एमिनो अम्ल उपस्थित होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि दूध में जो पाए जाने वाला जो केसीन है उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो दूध में मिल्क जो प्रोटीन है, दूध में केसीन क्यों बोला मैं, क्योंकि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, केसीन। तो दूध में पाए जाने वाला जो केसीन है उसे 68% कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करके प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर हुआ। इसके बाद 2 कंपोनेंट और बच गया, उसे भी ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। तो ग्लोबुमिन परसेंटेज की बात करेंगे तो हम प्रीवियस बता ही चुके हैं आपको कि दूध में एल्बुमिन की मात्रा 0.5% और ग्लोबुमिन की बात करेंगे तो 0.1% तक पाया जाता है। इसे वे प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। दूध में पाए जाने वाले एल्बुमिन और ग्लोबुमिन को क्या कहते हैं भाई, किस नाम से जाना जाता है, इसे वे प्रोटीन भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे वास्तविक वसा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, वास्तविक वसा के रूप में क्या पाया जाता है, तो आंसर क्या देंगे, एल्बुमिन और ग्लोबुमिन। नेक्स्ट 1 पॉइंट ट्रिपल स्टार लगाएंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खीस में यह स्वादाधिक पाया जाता है। खीस, कोलेस्ट्रम के बारे में बताया था कि जब गाय के जन्म के 3 से 6 दिन बाद, जब कोई भी गाय बछड़े को जन्म देती है और बछड़े को जन्म देने के बाद 3 से 6 दिन की अवधि में जो दूध की मात्रा प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं खीस या कोलेस्ट्रम। एग्जाम में पूछा भी गया है कि बछड़े के मतलब गाय के ब्यात के बाद या फिर बछड़े के जन्म के बाद जो दूध प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आंसर लगाएंगे क्या, खीस या कोलेस्ट्रम। ठीक, कितने दिन की अवधि में प्राप्त होता है ये, बछड़े के जन्म से 3 से 6 दिन। ठीक, तो बछड़े के जन्म के बाद कितना, 3 से 6 दिन की अवधि में जो दूध की मात्रा प्राप्त होता है, अच्छा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, खीस कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक, एग्जाम में पूछे कि एल्बुमिन और ग्लोबुमिन की मात्रा किस में अधिक होती है, तो खीस में। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे फटने वाली प्रोटीन भी कहते हैं। मैंने अभी अभी कहा कि जो कोलेस्ट्रम होता है, खीस होता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में एल्बुमिन और ग्लोबुमिन पाया जाता है। आपने देखा होगा जैसे ही गाय बछड़े को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद 3 से 6 लगभग 1 सप्ताह तक जो दूध प्राप्त होता है उस दूध को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, वो फट जाता है। क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे, इसी कारण इसे फटने वाली प्रोटीन भी कहते हैं। ये रहा एल्बुमिन ग्लोबुमिन से रिलेटेड क्वेश्चन। लास्ट हम डिस्कस करेंगे खनिज, मिनरल्स की बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है
दूध को 550 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यह तो साइंटिफिक वे पे बात है। जैसे हम दूध को किसी भी पात्र में गर्म करते हैं, गर्म करने पर पात्र में जो लोअर सरफेस पर जो चिपक जाता है, जो रह जाता है खाद्य पदार्थ, उसे हम कहते हैं खनिज, जिसे हम मिनरल्स कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, दूध को 550 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? खनिज या मिनरल्स कहते हैं। सिंपल भाषा में आप समझ गए, दूध को गर्म करने पर दूध जो पात्र होते हैं उसकी निचली सतह पर जो चिपका हुआ पदार्थ रहता है उसे हम कहते हैं खनिज। खनिज की मात्रा 0.7 से 0.8% तक दूध में पाया जाता है। क्लियर? यदि प्रकृति की बात करेंगे तो खनिज का जो प्रकृति होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक, बेसिक नेचर का होता है। यह भी पायस या घोल के रूप में पाया जाता है। और नेक्स्ट हम कॉम्पोजिशन के बारे में आपको बताया था कि दूध में आयरन तत्व की अनुपस्थिति होती है, एब्सेंट होता है। लास्ट वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ट्रिपल स्टार देंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम साइट्रेट और डाई कैल्शियम फास्फेट उपस्थित होता है। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है कि दुग्ध खनिज में क्या चीज उपस्थित होता है, तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम साइट्रेट और डाई कैल्शियम फास्फेट उपस्थित होता है। क्लियर? यह रहा प्यारे विद्यार्थियों दूध का संगठन, कंपोजिशन ऑफ मिल्क। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।